नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। मैं हूं मयंक सिंह और आज विश्व आदिवासी दिवस पे आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दयामणि बारला जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं। मैम ने करीब 1995 से लेकर अभी तक जितने काम किए हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आज हम इनको स्टूडियो में आमंत्रित नहीं करते तो शायद ये दिन इतने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट नहीं हो पाता। तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद और जोहार। बिल्कुल। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1995 में जो कोयल कारो प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट से मैम को पहचाना गया और मैम फिर उस समय से कार्यरत होकर के अपना काम में लगातार आगे बढ़ती रही और लगातार जो अपना सेवा है वो लोगों को देती रही। वो जो प्रोजेक्ट था 1995 में, वो प्रोजेक्ट ये था कि डैम बनाने का प्रयोजन आया था, प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें करीब 245 गांव आहत हो जाते हैं। उसके खिलाफ मैम ने खड़ा होकर के उस चीज को रोकने का पूरा प्रयास किया और सफल भी रही। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो मैम। धन्यवाद। और उस समय से लेकर के 2000 में मैम को काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2004 में मैम ने नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया फेलोशिप में हासिल किया मैम ने। तो मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम आज का जो दिन है ये पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है, किसी भी त्योहार से कहीं किसी भी तरीके से कम नहीं है। किस तरीके से आप इसको मनाना या त्योहार को सम्मानित करना कैसा पसंद करेंगी मैम? एक तो सबसे पहले मैं न्यूज़ मिर्ची को स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और आज विश्व आदिवासी दिवस का शुभकामना आपके मार्फत पर से मतलब पूरे राज्य की जनता को देने के लिए मैं पहले न्यूज़ मिर्ची को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ में आज क्रांति दिवस भी है। आज़ादी की लड़ाई में जितने भी शहीद हुए उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके साथ। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज का दिन एक तो जो जहाँ से मनाना लोग शुरू किया, उसमें हम लोग पूरे विश्व का इतिहास में देखेंगे, अपने राज्य का इतिहास भी देखेंगे। तो जहाँ पर आदिवासियों की जो बात आती है, मूलवासियों की बात आती है, या तो हम किसान समाज की बात करेंगे, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ समुदाय है। और प्रकृति से जुड़ा हुआ समुदाय होने के नाते वो शुरू से ही आदिवासियों का जो जीवन है वो जैसे कि इतिहास बताता है कि आदिवासी पूर्वजों ने जो विषैले सांप हैं, भालू हैं, बाघ हैं, बिच्छू हैं, उनसे लड़के जंगल को साफ किया और वो खेती लायक ज़मीन बनाया, गांव को बसाया। तो उनका एक इतिहास है, संघर्ष का इतिहास वहाँ से शुरू होता है। और वही कारण है कि आज के तारीख में जहाँ आदिवासी समुदाय की बात हम लोग करते हैं, तो आदिवासी समुदाय प्रकृति के प्रति ज़्यादा मतलब उनका लगाव है और उनके साथ उनका जो सामाजिक ताना बाना है और उनका जो इतिहास है प्रकृति और पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो भी अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। तो ये सिर्फ झारखंड का नहीं, लेकिन पूरे विश्व के बात हम करेंगे तो पूरे विश्व के आदिवासियों का करीब करीब एक ही यही इतिहास है। और जैसे जैसे मतलब आप विकास की बात करेंगे तो विकास का जब रफ्तार बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कि विकास का जब रफ्तार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का उनका जो जंगल के साथ, ज़मीन के साथ, नदी और पहाड़ के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता पे हमला होता है। और जब हमला होता है तो आदिवासी समाज आज भी हम लोग देखेंगे कि वो सामूहिकता का समाज है, एक साथ रहने वाला है।
और उनकी भाषा और संस्कृति भी ऐसा है कि जब तक वो प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं तब तक उनकी भाषा और संस्कृति भी वो विकसित होता है, वो सुरक्षित रहता है। लेकिन जब वो उनको उनके मैंने जंगल से, ज़मीन से, नदी और पहाड़ के साथ जो जीवन शैली है ना, उनसे आप अलग करेंगे तो उनका भाषा और संस्कृति और इतिहास है वो अपने आप कमज़ोर होते जाता है। तो ये पूरा विश्व ने इसको अनुभव किया, पूरा विश्व का इतिहास में ये तमाम चीज़ें लोगों ने देखा कि नहीं सिर्फ भारत के आदिवासी नहीं, झारखंड के आदिवासी केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के आदिवासियों का एक ही इतिहास है। तब लोगों ने देखा कि हम अपना विश्व के आदिवासियों ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उन लोगों ने बैठकें शुरू की, एकत्रित होना शुरू किए और कई बैठकें की और कई बैठकों के बाद उन्होंने देखा कि नहीं पूरे वर्ल्ड के आदिवासियों का एक ही स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने रास्ता हम लोगों को तलाशना है। और वो रास्ता तलाशने के क्रम में उन्होंने तय किया कि हम लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं से हम लोग को एक मंच में आना पड़ेगा। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठकें शुरू किए, एक कार्यदल वहाँ पर बना और वो कार्यदल 9 अगस्त माने 1982 को पहला बैठक किया और उन्होंने ये घोषणा किया कि हम लोगों को पूरे विश्व के आदिवासियों को अपना हक अधिकार के लिए हम लोगों को गोलबंद होना पड़ेगा। और उसके बाद से लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनको जिनको जिस देश को अपना मेंबर बनाया, उस मेंबर को उन लोगों ने, मेंबर देश को उन्होंने ये बोला कि हम लोग हर साल 9 अगस्त को हम लोग आदिवासी दिवस मनाएंगे। तो ये आदिवासी दिवस मनाने का मतलब है वो इन साल तो कोरोना महामारी के चलते जो हम लोग परिस्थितियां झेल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। तो उसमें है कि अभी हम लोग मतलब आज के दिन या तो कोई भी पर्व त्यौहार में लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से मतलब हर पर्व को मना रहे हैं। अभी बकरीद पार हुआ, उसके पहले और पर्व था, उसके पहले और पर्व था। सभी जाति और समुदाय का पर्व करीब इस लॉकडाउन के बीच में आया। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज के दिन में आदिवासी समाज अपने इतिहास को, संघर्ष को याद करते हुए आज मतलब मनोरंजन भी करता, अपने इतिहास को याद करते हुए खुला मंच का भी आयोजन होता, वहाँ पर नाच गान भी होता। लेकिन इन साल नहीं हुआ कोरोना के चलते। इन आज की तारीख को सिर्फ नाच गान के लिए नहीं और सिर्फ याद करने के लिए नहीं, लेकिन एक संकल्प दोहराने के लिए कि हम अपने हक और अधिकार के लिए हमको एकत्र होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और इसमें मतलब सिर्फ आदिवासियों का हक और अधिकार की बात नहीं आती है, लेकिन प्रकृति के साथ जितना भी समुदाय है, जीने वाले समुदाय है, हर समुदाय को आपका भोजन चाहिए, हर समुदाय को बने रहने के लिए घर चाहिए, हर समुदाय को शुद्ध पानी चाहिए, हर समुदाय को आपका शुद्ध हवा चाहिए, पर्यावरण सबके लिए है। तो आज का दिन है कि संकल्प का दिन है कि हम अपनी संकल्प को और मजबूत करें कि हम अपने प्रकृति को भी बचाएंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे, अपने भाषा और संस्कृति को भी बचाएंगे। आज ये संकल्प का दिन है और आज सभी जगह लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो आज मैं मानती हूँ कि ये संकल्प का दिन है और संकल्प को दोहराना चाहिए। और आज के तारीख में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, लेकिन समय बदलता गया है और जो ये बदली हुई परिस्थिति, और मैं पहले से ही, मैं जहाँ से मतलब जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, जंगल बचाने का, ज़मीन बचाने का, गांव बचाने का काम करती हूँ, तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये सिर्फ आदिवासी समाज के लिए है। गांव में हर जाति समुदाय के लोग रहते हैं, हर भाषा भाषी के समुदाय के लोग हैं। और जो भी कवि है, जो भी आपके का बड़ा जो आज की तारीख में इतिहासकार है, साहित्यकार है, अगर आप नदी का धार वो बहेगा नहीं तो कवि का जो अपना जो कवि का जो लय है ना, वो अपने लेखनी का जो लय है वो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप हो जाएगा। साहित्यकार का जो साहित्य है ना, वो उनका कलम भी वहाँ पर रुक जाएगा। और जो संगीतकार है, उनका जब कोयल नहीं बोलेगा
तो उनका जो संगीत है उनको भी विराम लग जाएगा। तो आदिवासी समाज से अपने हक अधिकार का मतलब है कि पूरे पर्यावरण के साथ जो जीने वाली जो आश्रित समुदाय हैं उनके हक और अधिकार को बचाने का ये संकल्प का दिन है। बिल्कुल मैम, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि जब आपने अपना जो शुरुआती दौर आपका था, तो जो आपका निजी जीवन था उस समय मैम, आप जो मूलवासी समाज से आती हैं, जिस तरीके से आप काम कर रही थी शुरुआती दौर में, किस तरह की मतलब जो परेशानियां थी या जो भी चीज़ आप फेस कर रही थी, प्रॉब्लम्स किस तरीके से वो आपके सामने आई थी? आज की तारीख में शुरू के दिन में तो लगता था, मैंने किसी के जीवन में भी लगता है, अचानक कोई घटना घटता है तो लगता है उनके लिए एक आफत की तरह होता है। और जब आफत आता है तो वो मतलब वो एक्शन में आ जाता है कि हाँ उससे हम किस तरह से निपटें। तो हमारे लाइफ में भी कुछ इसी तरह से आया था और आज की तारीख में मैं अपने को देखती हूँ और अपने परिवार में जो घटना घटा था उसको मैं याद करती हूँ, तब मुझको लगता है कि नहीं, हर मतलब कुछ बड़ा घटना घटता है वो थोड़ा देर के लिए वो अच्छा नहीं होता है, बड़ा बिटर होता है, लेकिन आप उसको उस चुनौती को स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रिजल्ट लाता है। तो मेरे जीवन में भी कुछ इसी तरह से हुआ। हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, माँ और बाप दोनों। तो हमारे माँ बाप पिताजी से ये जो आप सादा कागज़ रखे हैं, इसे सादा कागज़ के किनारे बड़े दबंग लोगों ने उनको अंगूठा का निशान लगवाया और फिर उसके बाद क्या पता उसमें क्या चीज़ लिखा वो तो नहीं जानते हैं, मेरे पिताजी जी लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या कि हमारे पिताजी माँ बाप लोग जो खेती को जोत कोड़ करते थे और जहाँ से बहुत धान पैदावार होता था, हर तरह का अनाज पैदा होता था, और कुछ दिन के बाद उन लोगों ने देखा कि उसी खेत में हमारे माँ बाप को वहाँ पर हल चलाने से रोका गया। उस खेत में हमारे माँ बाप को हल चलाने से रोका गया, खेत में जाने से रोका गया। और जब हमारे माँ बाप एक बार जबरन वहाँ पर घुस के खेती भी किए तो ऐसा भी परिस्थिति आया कि हमारे माँ बाप लोग खेती करके अनाज घर में घुसाए थे। उस अनाज को भी घर से घर के भीतर से लोग बोले कि नहीं, ये तो तुम्हारा ज़मीन नहीं है, इसमें तुम्हारा हक नहीं है, इसमें उस व्यक्ति का भी अधिकार है अगला व्यक्ति का भी। तो हमारे घर से वो अनाज को भी निकाल के वो दो भाग करके वो लोग लेके चले गए। अब बहुत छोटी थी मैं उस समय ये घटना घटा। और जो केस हमारे माँ बाप ने उस ज़मीन को वापस लेने के लिए जब केस लड़ा, तब वो गांव बिल्कुल आदिवासी गांव था पहले, लेकिन बाद में जब हमारे माँ बाप केस हार गए तब वो वहाँ पर और भी मतलब दूसरे समुदाय वहाँ पर आने लगे, पहुँच गए। तो अगला व्यक्ति इतना मजबूत था कि हमारे माँ बाप के समर्थन में कोई भी आदमी कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं चढ़ा। परिणाम क्या हुआ कि वो मतलब हमारे माँ बाप कोर्ट केस हार गए। तब मैं तीसरे क्लास में थी और जब हमारे माँ बाप कोर्ट केस हार गए तो हमारे पिताजी दूसरों के घर में जो नौकर बनते हैं उसको गांव का भाषा से धांगर बोलते हैं। हमारा 3 बड़े भाई हैं, हमारा बड़ा भाई भी धांगर हो गया, हमारा जो मिजला भाई है वो और मेरी माँ वो रांची शहर में आ गए। हमारा गांव 120-30 किलोमीटर दूर है रांची शहर से। रांची शहर आई और मेरी माँ यहाँ पर मेड सर्वेंट का काम करने लगी और हमारा जो भाई है ना मिजला भाई, वो भी यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर वो कुली का काम करने लगा। और मैं और मुझसे बड़ा वाला भाई थे, वही कि हम दोनों घर में थे। लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई नहीं छोड़ा। घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, माँ बाप कोई गार्जियन नहीं थे, लेकिन हमने अपनी पढ़ाई खेत में काम करते करते फल फूल को बेचते हुए हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी। चौथी क्लास में मैं थी तभी मेरी माँ और मेरा सब कोई इधर उधर हो गए। लेकिन हमने चौथी क्लास पास की, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने सर्टिफिकेट लेके रांची शहर आई। रांची शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं था, बावजूद भी यहाँ पर हमने
मतलब एक सरदार परिवार है पुपी कंपाउंड में, तो उनके कंपाउंड में एक गाय का गोहाल था। वहाँ पर एक तरफ गैया रहती थी और एक तरफ लोग रहते थे, तो मैं भी वहाँ पर रहती थी। और सुजाता चौक के पास पुलिस टीओपी था, वहाँ पर मैं बर्तन धोती थी। और मैं संत मार्गरेट हाई स्कूल में 9वीं क्लास में एडमिशन लिया और ये ऐसा काम करते करते बहुत सारा काम करने लगी। मैट्रिक पास की, फिर मुझको लगा कि हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, इसीलिए हमारे परिवार में इस तरह का संकट आया, तो मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने कॉमर्स ली थी, आई कॉम की, बी कॉम की, एम कॉम की। तब मुझको लगा कि नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अब अपने समाज की तरफ, अपने गांव की तरफ रुख करना चाहिए। तो ये जो मतलब मेरे बचपन में जो घटा, तो वो मेरे लिए एक कहेंगे कि मुझको ये संस्कार दिया, ये हिम्मत दिया, और आज की तारीख में अपने समाज के तरफ लौटने का एक बड़ा अवसर भी दिया। और मुझको ये सोचने के लिए ये विवश किया कि जिस समाज को तुम बचपन में देखी, वही समाज आज भी है। वो समाज के ऊपर आज भी उसी तरह से मतलब बड़े लोगों का आतंक आज भी है, आज भी दबे और कुचले लोगों के ऊपर में उसी तरह का शोषण चल रहा है। तब मैंने तय किया कि हर कोई अपने लाइफ के लिए जीता है, तो मुझको अपने समाज की तरफ मूव करना चाहिए। और मैंने अपने समाज की तरफ मूव कर दिया, तो मैं इधर चली आई। जी 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 मैम। मैम, अब वो जो आपके जो निजी जीवन का जो सब तकलीफ था, प्रॉब्लम था, वो सब उभर चुका, और आज के समय में जिस नज़र से लोग आपको देखते हैं, जिस इज्जत की नज़र से, जिस तरीके से लोग आपका आदर करते हैं, बहुत ही सराहनीय है मैम। मैम, आपने हक की बात कही, तो अब थोड़ी सी निजी जीवन से हट करके और समाज में आते हैं मैम। मैम, अलग राज्य बनने के पहले जो आदिवासी समाज को उनके लिए जो कार्य करने की बात कही गई थी, जो हक देने की बात कही गई थी, क्या वो काम हुआ है? अलग राज्य का लड़ाई के पीछे जो दो तीन मेन मकसद था। एक तो अलग राज्य का लड़ाई के पीछे था कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो छिड़ा, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वशासन की बात कही गई थी कि हमारे देश में हम अपना शासन व्यवस्था चलाएंगे, अपने संसाधन पर हमारा अधिकार होगा, और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो हम उसको अपने तरह से चलाएंगे। तो जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई का जो अपना मकसद था, उसी तरह से झारखंड अलग राज्य बनाने का भी अपना एक सपना था कि झारखंड अलग राज्य बहुत शोषित हुआ है, और बहुत संघर्ष के करने के बाद भी आदिवासियों ने जिस तरह से और मूलवासियों ने देश के संघर्ष में जिस तरह से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, सिंदरा बिंद्रा के नेतृत्व में, और बुद्धू भगत के नेतृत्व में, या तो तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में, जिस तरह से मैंने अंग्रेजों के खिलाफ में अपना लड़ाई लड़ा और शहादत भी दिए, उसके बाद लोगों को लगा कि आज भी हमारा हक जो मिलना चाहिए था अपना समाज में, अपना जल जंगल जमीन के लिए, वो हक हमारे हाथ में नहीं है। आज भी उसी तरह से हमारे हक पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारे जंगल और जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये अलग राज्य का नारा दिया। और अलग राज्य के पीछे ये सिर्फ 24 जिलों का झारखंड अलग राज्य की बात नहीं थी, 26 जिलों का झारखंड अलग राज्य की बात नहीं थी, लेकिन झारखंड में जितने भी जाति और समुदाय के साथ आदिवासी समुदाय हैं, इस प्राकृतिक संसाधन जिनके हाथ में है, उनका अधिकार उनके हाथ में बरकरार रहे। और उनका जो भाषा और संस्कृति है, हर भाषा संस्कृति, हर जाति और समुदाय का जो संस्कृति है, उसका विकास उन्हीं के साथ स्वतंत्र रूप से वो होते रहे। और साथ में यहाँ का जो इतिहास है, उस इतिहास का भी संरक्षण हो। और यहाँ की तमाम जो प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ राज्य है, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो जीने का जो अवसर है, वो अवसर यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के नौजवानों को मिलना चाहिए। वो सिर्फ आदिवासी की बात नहीं है, आदिवासी मूलवासी जो भी इस प्रकृति में रहते हैं, उनको मिलना चाहिए। और उनको
संविधान में जो प्रावधान अधिकार हैं, चाहे आदिवासी समाज के लिए आरक्षण है, दलित के लिए आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है, तो उसी तरह से वो मिलना चाहिए, इनका आदर होना चाहिए। इसका एक माने अलग राज्य का ये सपना था और इसी के लिए मतलब लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2000 में जब ये अलग राज्य बना, लेकिन 20 साल हो गए। आज जिस कामना के साथ और जो सपना था अलग राज्य का लड़ाई का, वो सपना, वो जो लक्ष्य है, वो जो उद्देश्य है, आज की तारीख में हम लोग देखेंगे तो लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी का जो स्पेस है वो सिकुड़ता जा रहा है। आज आदिवासी या तो अलग राज्य का जो सपना है वो सपना का दायरा भी सीमित होते जा रहा है। और आज की तारीख में तो बहुत सारे ऐसे कानूनों में बदलाव आए हैं। जंगल पर कानून पर बदलाव आया, जमीन के संबंधित कानून में बदलाव आया और आरक्षण में भी अभी बदलाव आ गया है। और तो और कि मतलब हम स्वतंत्र रूप से अपने विवेक से हम जो माने आध्यात्मिक रूप से जो अपना धर्म मानने की बात करते हैं, उसमें भी अभी ये दबाव बनते जा रहा है। तो आज जो झारखंड अलग राज्य के जो सपना था, वो सपना आज की तारीख में सही मायने में देखा जाए तो वो माने हंसिए पर चला गया है। उनका सपना हंसिए पर है और उनके ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। मैम, आज समाज में बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं। उस समुदाय में जो आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, उनको वो दायरा, वो जगह दे पाए हैं लोग जो आम लोगों का जगह है? देखिए, झारखंड एक राज्य है। जी। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जब आपने ये सवाल किया कि झारखंड में दूसरे भी समुदाय हैं, जी। उनको मैंने क्या जगह मिल पाया है, नहीं मिल पाया है, तो मुझको लगता है कि झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जो क्रूरता के साथ नहीं चलता है। जी। आप मतलब देखिए, अभी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हम लोग ठाकरे जी को जानते हैं, जिससे अपना इसके साथ अपना अपने राज्य के प्रति जो उनका एक मतलब कड़क निर्णय था कि यहाँ पर बिहार के लोग नहीं आएंगे, यहाँ पर झारखंड के लोग नहीं आएंगे, यहाँ पर कोई दूसरे समुदाय के लोग नौकरी में नहीं आएंगे। झारखंड ऐसा नहीं है। झारखंड का जो स्वभाव है आदिवासियों का कि हर किसी का सत्कार करता है, आज भी सत्कार करता है। सिर्फ अभी झारखंड में ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सभी राज्यों के लोग यहाँ पर मान और सम्मान के साथ हैं। आदिवासियों को हक नहीं मिल रहा है वो अलग बात है। आदिवासी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस क्रूरता के साथ आदिवासी कभी पेश नहीं आया। आज भी हर किसी के साथ वो एक मेल मिलाप के साथ एक सम्मानजनक जगह देने के बाद ही वो अपनी बात भी कह रहा है और अपना हक की भी मांग कर रहा है। तो मुझे गर्व है कि ये विविधता का जो विविधता में एकता का जो बात हम लोग करते हैं, सही मायने में झारखंड इसका एक प्रतीक है और पूरे देश के लिए एक मिसाल भी है। बिल्कुल। मैम, अभी फिलहाल में जो राम मंदिर की स्थापना हो रहा था, तो मैं आपसे एक बार आपका व्यू जानना चाहूंगा कि अभी हर जगह से मिट्टी जा रहा था, वहां के हर पवित्र स्थल से मिट्टी जा रहा था, तो यहाँ से भी सरना स्थल से जब मिट्टी जाने की बात कही गई तो बहुत से लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया, बहुत से लोगों ने भड़काऊ बयान दिया। मैम, इस चीज पे आप किस तरह से इसको किस तरह से देखती हैं कि जो मिट्टी ले जाया जा रहा है उसका अर्थ क्या निकलता है? देखिए, एक तो मैं ही शायद ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं मंदिर भी मैं गई हूँ, मैं मस्जिद तो घुसने नहीं देते हैं लेकिन मैं वहाँ तक भी मैं गई हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं सरना में भी सेवा पूजा करती हूँ। मतलब मेरे लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है जी। और मेरा मानना है कि मंदिर कहाँ होता है? मंदिर मनुष्य के हृदय में, हृदय ही एक मंदिर होता है जहाँ पर हर माने भगवान वास करता है। प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा जी, इससे बड़ा भगवान
शायद नाम अलग अलग होगा, लेकिन हर भगवान जिसकी भी बात हम करेंगे तो शायद हर भगवान चाहता है प्रेम और सहिष्णुता, और उनके लिए, उस मंदिर के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में अगर मिट्टी ले जाने की बात लोग बात कही गई, तो मुझको लगता है कि जो ये विवाद यहाँ पर खड़ा किया गया जी। और ये राजनीतिक भी उसको किया गया। राजनीतिक में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसी दरमियान जो कल तक लोग बोलते थे कि नहीं, आदिवासियों का अपना पहचान है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी अपने अस्तित्व के साथ जीने वाले लोग हैं, उनका पहाड़ ही देवता है, नदी झील और झरना ही देवता है, और उसी का वो पूजा करते हैं। और इसीलिए कल तक जिन लोगों ने भी आज की तारीख में जो बोल रहे हैं कि नहीं, ये आदिवासी लोग उसका सेना है, उसका सेना है, ये जो बोल रहे हैं, कल तक वही लोग आदिवासियों का अलग पहचान है इसलिए सरना कोड की मांग किया था। कल तक वो लोग मांग किया था, लेकिन आज की तारीख में वही लोग बोल रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। तो ये मतलब राजनीति से प्रेरित ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मेरा मानना है कि जब इस तरह का विवाद हो रहा है तो राम मंदिर का निर्माण का किसी ने विरोध नहीं किया। मंदिर बनना था और मंदिर बनेगा, शिलान्यास का किसी ने विरोध नहीं किया। असली कि लोकतंत्र में हर धर्म, हर संस्कृति को उतना ही हक है जितना एक धर्म को है, तो किसी ने भी विरोध नहीं किया और विरोध का स्पेस भी मतलब नहीं था। लेकिन जिस तरह से जब सरना से मिट्टी ले जाने की बात आई, तो जब आदिवासी समाज ने ये कहा कि हमारा सर्वे सर्वा, हमारा अस्तित्व हमारा जल जंगल जमीन के साथ है और सरना हमारा एक इतिहास का हिस्सा है, तो हमारा यहाँ का मिट्टी वहाँ पर मत ले जाना। असली है कि अयोध्या तो पवित्र भूमि है और वहाँ का मिट्टी वहाँ का मंदिर के लिए काफ़ी है। जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ का मिट्टी काफ़ी है, तो हमारा सरना को हमको स्वतंत्र रूप से रहने दो। इसके लिए लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ का मिट्टी वहाँ पर नहीं ले जाया जाए। तो इसमें जिस तरह की राजनीति हुई वो राजनीति, और उसमें जिस तरह का मतलब आदिवासी समाज के खिलाफ भी कहा गया कि ये इनके उनके ये हैं, उनके वंशज हैं। मैं हैरान हूँ, जो प्रोमिनेंट जो लीडर हैं कल की तारीख में वही सरना कोड की मांग कर रहे थे, आज वो उनकी बोली बदल गई है। मैं आज भी मैंने आपके ये से कहना चाहती हूँ कि जहाँ प्रेम है, जहाँ पर सहिष्णुता है, वहाँ पर भगवान का निवास होता है, विवाद में नहीं होता है। असली इस विवाद को मतलब विवाद में नहीं जाना चाहिए, और आदिवासियों ने अगर नहीं दिया तो उसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। और आज जबरन हम किसी धर्म को नहीं रोकते हैं, तो आदिवासी समाज पर भी जबरन दबाव नहीं डालना चाहिए। असली कि और दूसरे धर्म को जितना स्वतंत्र है, आदिवासियों को भी उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और ताकि हम सही में जिस इसकी बात लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोकतंत्र हम लोगों के समाज में वो बरकरार रहे, वो दिखे कि सही में यहाँ पर लोकतंत्र है। हर किसी को अपनी बात कहने का और हर किसी के अपने धरोहर की रक्षा करने का हर किसी को अधिकार है, ये होना चाहिए। मैम, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एक मेरा सवाल है आपसे कि जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आते हैं, तो लोग अपने अपने जगहों पे जा करके जहाँ से भी कंटेस्ट किए रहते हैं, जहाँ से भी लड़ रहे हैं वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके समाज में ये बदलाव लाएंगे, यहाँ पे ये बदलाव लाएंगे। झारखंड में ज़्यादातर देखिए तो मूलवासी हैं, ज़्यादातर जो लोग निवासी हैं यहाँ के, उनके पास जब जा करके बोला गया कि आप हमें चुनाव में जिताइए, हम आपके लिए ये करेंगे, वो बहुत सारी जगहों पे किया गया, तो क्या वो कार्य हुआ है मैम? देखिए, एक चीज़ है चुनाव के समय का जो बात है, और उससे पीछे मुझको लगता है कि इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए हम लोगों को
कि आज की जो चुनाव प्रणाली है जी और आज चुनाव प्रणाली के साथ जो म, आज जिस प्रक्रिया से वो जाता है जी आज की तारीख में साम दाम दंड भेद है, जी ये चुनाव के मूल आधार होते हैं। जी आज मतलब मुद्दे गौण रहते हैं, जनता के जो अपने जो आवाज हैं वो गौण रहते हैं, और जो जस्टिस की बात है, समाज को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो तमाम इश्यूज गायब हो जाते हैं। आज साम दाम दंड भेद में आज जिसके लाठी उसकी भैंस जो बोलते हैं ना, तो आज उसी प्रक्रिया को के तहत में आज चुनाव लड़ने का भी है। असली कि आज चुनाव प्रक्रिया में जितनी महंगी हो गई है ना, आज आम व्यक्ति को चुनाव लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये जो उसमें खरीद और फरोख्त की जो राजनीति है, चुनाव में जिसका पैसा जो है उनको वोट देना है, वोट का बिकना है, ये तमाम चीज़ें आज की तारीख में ये जो ओपन मार्केट कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने से, कारपोरेट जो ग्लोबल मार्केट है उसका चुनाव पर भी प्रभाव है। और ये कारपोरेट का अपना जो चुनाव पर प्रभाव डालता है, और वही कारण है कि जो आप बोल रहे हैं कि ये हम कर देंगे वो हम कर देंगे, वो तो उस समय के लिए क्षणिक उनको मैंने पब्लिक के बीच में अपना बात रखना होता है, आश्वासन देना होता है, और उस आश्वासन के पीछे जो चीज़ साम दाम के दंड भेद का काम करता है, तो उसके बाद वो चुनाव लड़ने के बाद वो पब्लिक के बीच में वो जाना भूल जाता है। तो ये जो उसके लिए जो आम लोग हैं उनको भी मैं पूरी तरह से दोषी नहीं मानती हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है पूरे भारत का जो व्यवस्था बन गया है और जो ग्लोबल पूंजी का जो प्रभाव है वो पूंजी का ये प्रभाव है, और उस प्रभाव से इस देश को भी बचना चाहिए, और ये देश बचेगा तो अपने नागरिकों को भी इससे बचा पाएंगे। तब मुझको लगता है कि इस देश के जो नागरिक हैं वो सही मायने से अपने विवेक से वो अपने प्रतिनिधि को चुनने का मतलब उनको एक माहौल मिलेगा। मैम, अब मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा समाज में आ जाएं। बिल्कुल। मैम, आपको नहीं लगता है कि इस समय में जो दौर चल रहा है और जैसी जिंदगी अभी थोड़ी कठिन जिंदगी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमें कुछ ऐसा नया अभियान चलाना चाहिए ताकि हम जो आदिवासी समाज है, जो मूलवासी समाज है, उसमें थोड़ी जो जागरूकता है वो लाने की जरूरत है? देखिए, थोड़ी जागरूकता की नहीं, उसमें अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और हमेशा हम लोग चाहेंगे कि सब कुछ सरकार ही कर देगा, वो संभव नहीं है। चाहे वो जिसकी भी सरकारें हों, वो संभव नहीं है, नहीं तो हमारे जैसे लोग क्यों रहते हैं। तो हमेशा मतलब समाज को में जितने भी धाराएं हैं, वो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, नाटक कर्मी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक हैं, और जितने बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, तो ये जो राजनीति में जाते हैं सत्ता में एक पक्ष जाता है, बाकी तो वो विपक्ष की भूमिका में रहते हैं ना। साहित्यकार होता है, नाटक कर्मी होता है, संगीतकार होता है, जितने भी बौद्धिक वर्ग लोग हैं वो उनके सरकार के विपक्ष में रहते हैं, और विपक्ष का काम होता है कि सरकारें जिन चीज़ों को वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, जनता की आवश्यकताओं को, उसमें सरकार को बताना उनका काम होता है, और जब सरकार नहीं मानती है तो हस्तक्षेप करना उनकी भूमिका में आती है। तो आप जो बोल रहे हैं, आज निश्चित रूप से आज जो भी सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज तो ग्लोबल समय में हम लोग पहुंच गए हैं। समाज, हम लोग रूरल भारत की बात करेंगे तो पूरे, मैं झारखंड की बात केवल नहीं बोल रही हूँ, कि 80% आवाम जो रहती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आज उनको बोलिएगा कि डिजिटल इंडिया की बात बोलिएगा तो डिजिटल को नहीं समझेगा, लेकिन वो मोबाइल फोन को समझता है, वो यूट्यूब को भी देखता है। तो उसको हम आज की तारीख में जितनी भी तकनीकी
सुविधाएं हैं उससे भी हम लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। आज की शिक्षा नीति के सामने उनको वो किस तरह से compete करे, उसके लिए भी हमको अवेयर करने की ज़रूरत है। अगर आज की तारीख में हम शिक्षा के जिस क्षेत्र में और जो सर्च के क्षेत्र में और बाकी जो तकनीकी विकसित हो रहा है उसके क्षेत्र में अगर हम उनको जागरूक नहीं करेंगे तो हमारे गांव के लोग वहीं पर रहेंगे। और फिर जिनके लिए हम बोलते हैं कि हम आप आत्मनिर्भर बनो, तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अभी कोरोना के दौर में किसानों का काम था खेती किया, खूब उपज हुआ, खूब हुआ, लेकिन जिस तरह से उनके बीच में जो आधुनिक तकनीकी या तो हमारे जैसे लोगों ने उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। यही कारण है कि किसानों ने अपने खेत में गन्ना को आग लगा दिया, किसानों के खेत में टमाटर सड़ गया, तरबूज सड़ गया, तमाम जितना भी मतलब साग सब्जी है लॉकडाउन में मार्केट नहीं मिलने के चलते वो खराब हो गया। तो आज हमको उनको उनके बीच में भी आज के संदर्भ में हमको उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। और वो हम ही लोगों का काम है। मतलब समाज में जो राजनीति पार्टियों के अलावा वो तो सरकार अपना काम करेगी, अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन सरकार कितना संजीदगी के साथ काम करती है वो तो हम लोग जानते हैं कि मैंने गांव-गांव में मतलब एक बार में आप देखिएगा तो 1 दर्जन स्कीम चलता है, लेकिन 1 दर्जन स्कीम में से 1 स्कीम 2 स्कीम दिखता है, बाकी स्कीम कहाँ है, किनके बीच में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो पता नहीं चलता है। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा, निश्चित रूप से काम करने की ज़रूरत है। मैम, अगर आपने एक नायक मूवी आई थी, वो नायक मूवी आपने देखी है, मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं। उसमें क्या होता है कि अनिल कपूर को एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो अगर मैम आपको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है तो ऐसा सबसे पहला कार्य क्या है जो आप करना पसंद करेंगे समाज में? एक दिन का चीफ मिनिस्टर के लिए तो मैं देखिए आज की तारीख में हम लोग बहुत पहले से बोलते थे कि सत्ता और संसाधन। अब उसमें जब हम लोग बोलते हैं कि अब महिलाओं को भी सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और हम लोग आप बोलते हैं कि जो समाज के लिए इतने सालों तक काम किए हैं ऐसे लोगों को राजनीति को भी चुनौती देना चाहिए। बोलते हैं कि राजनीति गंदा है, लेकिन बात रही कि जिसको आप गंदा मानते हैं वहीं से तमाम चीज़ें तय होती हैं। देश की शक्ति, देश को संचालन करने के लिए तमाम ताकतें वहीं बनती हैं, नीतियाँ बनती हैं और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन वहीं से होता है। तो वहाँ तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो गंदगी आप बोल रहे हैं उस गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में तो घुसना पड़ेगा। तो जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जिस समुदाय के लिए, झारखंड के जो दबे और कुचले लोगों के लिए अगर हमने पूरा आज तक का जिंदगी दिया है तो एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो एक दिन में मैं वही काम करूंगी जितना भी मतलब उनके कानून है ना, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको पूरी तरह से उनको कलमबद्ध कर देंगे। सब कानून का जितना भी है ये इम्प्लीमेंट उसको पूरी तरह से कलमबद्ध कर देंगे। उसके बाद की में जो होगा ना, जब कानून कलमबद्ध हो जाता है तो उसके बाद कैबिनेट का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो एक ही दिन में सारा चीज को जितना भी कानून है ना समाज के लिए सबको कलमबद्ध कर लेते हैं। आपने एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिए तो फिर मैम एक आखिरी बात कि आज इतना बड़ा दिन है पूरे आदिवासी समाज के लिए, किसी दिवाली से कम नहीं है। इस खुशी के मौके पे आप किस तरीके से अपना खुशी जाहिर करती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे देखने वालों को, जानने वालों को? हाँ, आज पहला खुशी तो मैं झारखंड सरकार को, हेमंत जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज का विश्व आदिवासी दिवस को अब
छुट्टी के रूप में माना गया है। जी। छुट्टी की तरह माना गया है। आज संडे है, लेकिन हो सकता है आने जी, वाला आज उन्होंने वो बात 2021 भी में, बोला है, बिल्कुल। हाँ 2021 से तो हम लोगों को ये एक अवसर मिलेगा। जी। तो असलिए मैं हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। जी। और निश्चित रूप से मैं आदिवासी समाज में है कि आदिवासी समाज का अपना जो जीवन शैली है, जी। समाज दुख में भी हंसता है, बोलता है, गीत गाता है और नाचता है। और आदिवासी समाज जब संकट में रहता है फिर भी वो बोलता है, हंसता है, गीत गाता है और नाचता है। अभी आदिवासी समाज और पूरा मूलवासी समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा विश्व कोरोना के महामारी से गुजर रहा है। लेकिन जब हम जीत हासिल करने का हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो रो के नहीं, हंसना भी पड़ेगा, गीत भी गाना पड़ेगा, हम ढोलक और नगाड़ा भी बजाएंगे, हम अपना संघर्ष का आह्वान करने के लिए, और हम नाचेंगे भी, गाएंगे भी, अपने लोक गीतों को भी याद करेंगे, और हम अपने समाज के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपने गांव के लिए, अपना प्रकृति के लिए, अपने पर्यावरण के लिए और अपने पूरे राष्ट्र के साथ, अपने पूरे देश के लिए हम एक आह्वान के साथ हम नाचते गाते हुए, गुनगुनाते हुए संघर्ष का हमको संकल्प लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ दयामणि बारला जी, जिन्होंने अपने विचारों को एकदम मुक्त होकर के आप सभी के साथ में बांटा, इस दिन को आप सभी के साथ में शेयर किया, अपनी बातों को आपके सामने रखा, और इसी विश्वास के साथ में कि समाज में एक जो प्यार की भावना है, जो अपने लगाव की भावना है, वो हमेशा स्थापित रहे। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। धन्यवाद।